आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी वेटेज होता है इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, जेनेटिक्स का पहला चैप्टर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर 1 में हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा द डीएनए, जो दूसरा टॉपिक होगा द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा आरएनए वर्ल्ड। तो इन 3 टॉपिक्स को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे और धीरे धीरे 3 से 4 वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में पहले हम लोग को न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझना है। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? 1869 की बात है, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने सबसे पहली बार पस सेल में, पस सेल एक टाइप का WBC है, उसी के न्यूक्लियस में सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को देखा था। उस टाइम पे उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट हुए अल्टमैन, उन्होंने ये बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, और उन्होंने ही सबसे पहली बार इसका न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया था। पहले फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम रखा था, अल्टमैन ने बाद में उसका नाम बदल कर न्यूक्लिक एसिड रखा था। अब न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली 2 चीजें होती है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डीएनए और आरएनए के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना ही है। अब डीएनए जो होता है ना, ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म में यही जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरस में होता है, लाइक टोबैको मोजाइक वायरस में, क्यूबी बैक्टीरियोफाज में। इन सब वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले इसमें समझिए कि डीएनए होता क्या है। डीएनए जो होता है ना, बेसिकली ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर है तो इसका कोई ना कोई मोनोमर होगा। हाँ, इसका मोनोमर है, इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, एक शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। धीरे धीरे हम समझाएंगे आपको कैसे कैसे ये होता है। पहले ये समझ लीजिए बेसिक चीजें। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन होता है और पिरामिडीन होता है। फिर से समझिए, डीएनए में अगर देखें तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही डीएनए बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है भी होता क्या है? इसमें 3 चीजें होती है, फॉस्फेट, शुगर और तीसरा हो गया आपका नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस होता है इसमें प्यूरिन होता है और पिरामिडीन होता है। प्यूरिन को एडिनाइन और गोनाइन होता है इसमें, और जो आपका पिरामिडीन होता है उसमें इसमें थाइमिन, यूरेसिल और साइटोडिन होता है। अब डीएनए के केस में क्या होता है कि थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। लेकिन आरएनए के केस में क्या होता है कि यूरेसिल होता है थाइमिन के बदले में। यानी कि प्यूरिन और पिरामिडीन ये तो नाइट्रोजन बेस हो गया। उसके बाद इसमें फॉस्फेट होते हैं, और ये फॉस्फेट होने के कारण ये निगेटिव नेचर का होता है। अब अगर पूरी तरह से इसका स्ट्रक्चर हम समझे पूरे न्यूक्लियोटाइड का, तो बीच में ना शुगर होता है। अब वो शुगर राइबोज भी हो सकता है और वो डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है। बेसिकली इसमें 5 मेंबर होते हैं कार्बन के। अगर उसके दूसरे जो कार्बन होते हैं ना, दूसरा कार्बन होता है, वहां पे जो OH लगा होता है, उससे अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाता है ना, तो डीऑक्सीराइबोज उसको बोलते हैं। राइबोज से ऑक्सीजन को निकाल लेना, डीऑक्सीराइबोज। तो बेसिकली डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोज हो जाता है, और आरएनए के केस में ये राइबोज होता है। 5 कार्बन इसमें रहता है। अब होता क्या है, इसके फर्स्ट कार्बन से ये जो 5 कार्बन जो बीच में, जो आप सेंटर में शुगर देख रहे हो, बिल्कुल आप इमेजिन करो कि बीच में शुगर है, सेंटर में शुगर है, उसके फर्स्ट कार्बन पे प्यूरिन या पिरामिडीन, आप ऐसा बोल लीजिए, नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, मैंने आपको जैसे बताया, प्यूरिन होता है और पिरामिडीन होता है। अब ये जो प्यूरिन होता है इसमें 9 मेंबर होते हैं। इसके फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9 पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। अब इसी के 9th नाइट्रोजन के साथ ये जो शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड बनाता है, जिसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये तो प्यूरिन की बात हो गई, और प्यूरिन में 2 चीजें आती हैं, एडेनाइन और गोनाइन। अब बात करते हैं पिरामिडीन के बारे में। पिरामिडीन भी नाइट्रोजन बेस है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 6 मेंबर होता है। अब 6 मेंबर में जो पहला मेंबर और जो तीसरा मेंबर होता है वहां पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो होता है पहला नाइट्रोजन ये
शुगर के यानी कि राइबोज के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को भी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि आप एक शुगर बीच में रखो, यानी कि राइबोज शुगर को बीच में रखो और उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस को जोड़ दो। अभी नाइट्रोजन बेस आपका प्यूरिन भी हो सकता है और पिरामिडिन भी हो सकता है। प्यूरिन होगा तो इसके 9 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर पिरामिडिन होगा तो इसके फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। ये तो हो गई शुगर, और शुगर के साथ मिल गया नाइट्रोजन बेस, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो सेंटर में शुगर है और उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये जो शुगर है इसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा होता है। और जब सेंटर में शुगर, उसके फर्स्ट कार्बन पे आपका जुड़ गया नाइट्रोजन बेस और इसके 5th कार्बन पे जुड़ गया आपका फॉस्फेट, इन तीनों को मिला दो, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो राइबोज शुगर का जो 5वां कार्बन है उसके साथ जो फॉस्फेट जुड़ा है, वो जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा है उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये तो हो गई पूरी एक न्यूक्लियोटाइड की बात, लेकिन बहुत सारा आपको न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तब जाकर डीएनए बनेगा। तो जब अगर आप मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर शुगर है, उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, उसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, कौन सा बॉन्ड से? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। अब एक और आप नीचे लगा दीजिए इसमें न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें भी सेम केस होगा। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो 3rd कार्बन के पास जो OH है वो OH, और जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट है और उससे जो OH है, ये OH और वो OH, यानी कि फॉस्फेट का OH और पहले न्यूक्लियोटाइड का जो OH है, जो 3rd कार्बन का OH है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और एक बात याद रखिए, OH यानी अल्कोहल और फॉस्फेट यानी कि एसिड और अल्कोहल के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो ईस्टर बॉन्ड ही बनेगा। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पहले से ही 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ करके फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना चुका है। अब इसके साथ जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो एक और ईस्टर बॉन्ड बनाता है, मींस फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। इसी को बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, यानी कि 2 ईस्टर बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड जुड़ा है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब क्या होता है कि जो आप ना बहुत सारा 50 लाख 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड लगाते चले जाओ, लेकिन जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5वां नंबर का कार्बन है वो हमेशा फ्री रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड। और जो सबसे लास्ट वाला 50 लाख लगाते गए कहीं ना कहीं तो एंड होगा, और वो जो एंड न्यूक्लियोटाइड का होगा ना, वो जो 3rd कार्बन जो होगा ना वो हमेशा फ्री होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड। इसलिए आपको डीएनए में हमेशा 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड जो मिलेगा ही मिलेगा। ये बात होती है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड की। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। 1953 में दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन। ये दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। अब ये क्या होता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसके बारे में समझते हैं। कि आप अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें जो ATGC होता है, ATGC मतलब जो एडेनाइन हो गया, थायमिन हो गया, गुआनाइन हो गया और साइटोसिन हो गया, ये बेसिकली ना अंदर की तरफ होता है। यानी कि कोई भी डीएनए में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर की तरफ जो होता है ना वो ATGC यानी कि वो नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है, और जो साइड में होता है ना वो शुगर प्लस फॉस्फेट होता है, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप पूरे न्यूक्लियोटाइड को देखोगे तो 3 चीजें आपको उसमें मिलेंगी, शुगर मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा और नाइट्रोजन बेस मिलेगा। तो नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होता है जो आपको पूरा दिख रहा होगा, डिफरेंट येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का। ये बेसिकली एडेनाइन होता है, थायमिन होता है, गुआनाइन होता है, साइटोसिन होता है। ये बेसिकली क्या है नाइट्रोजन बेस है, ये अंदर की तरफ होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जो साइड में होता है वो शुगर होता है और फॉस्फेट लगा हुआ रहता है। और ये जो 5 से 3 प्राइम एंड होगा और फिर से 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड होगा, और ये इसको बेस पेयर भी कहा जाता है, क्योंकि बेस पेयर होगा ना, 2 इसमें पेयर होंगे, बेस पेयर हो जाएंगे इसमें। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो नाइट्रोजन बेस ATGC होता है ना, A और T के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है और GC के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड का होता है, और इसमें बेसिकली ना A अगर होगा ना तो उसके आगे में T लगा होगा, और G होगा तो उसके सामने में C लगा होगा। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसका बिल्कुल आप
याद रखिएगा इस बात को। अब इसमें क्या होता है कि जो एक हेलिक्स होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, और इस हेलिक्स में ना बेसिकली अगर इसका हम लंबाई देखेंगे ना तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और एक हेलिक्स में करीब 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा जो हेलिक्स होता है उसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए रहते हैं, तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी। 34 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको 0.34 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। अब जो ह्यूमन का डीएनए होता है, यानी कि हम लोगों का जो डीएनए होता है, उसका अगर हम बेस पेयर देखें तो एक बेस पेयर जो होता है, जो हेप्लॉइड में होता है, वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। अब अगर आप देखेंगे ना तो लेंथ ऑफ अगर पूरा डीएनए अगर निकालना चाहेंगे तो अब मतलब ये हेप्लॉइड है, अगर डिप्लॉइड में करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 6.6 इन 10⁻⁹ बेस पेयर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.3 इंटू 10⁻⁹ से, यानी कि इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो डीएनए होता है ना, डीएनए की लंबाई होती है ना, वो करीब 2.2 मीटर लंबाई होती है। इंसान जितने भी आप होमो सेपियंस देख रहे हो ना, उसके अंदर जो डीएनए की लंबाई होती है एक सेल के अंदर, वो होता है 2.2 मीटर। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया है। अब एनसीईआरटी में कुछ और भी ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप देखें एक बैक्टीरियोफाज होता है, इसका अगर देखेंगे तो 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे बेस पेयर नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है। अब दूसरा इसमें दिया हुआ है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, इसका जो बेस पेयर होता है वो करीब 48502 होता है, यानी कि 48502 का बेस पेयर होता है इसमें। और ई कोलाई यानी कि एस्चर्चिया कोलाई का जो लेंथ होता है उसको अगर देखेंगे, उसका जो बेस पेयर होता है वो 4.6 इंटू 10⁻⁶ होता है। और जो पहले मैंने डीएनए का तो ह्यूमन का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब हम लोग समझते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स मींस इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि डीएनए का यहाँ पे पैकेजिंग होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा कि डीएनए का पैकेजिंग करना पड़ा। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा और उस कैलकुलेशन से मैं आपको प्रूफ करूंगा कि डीएनए का पैकेजिंग काफ़ी ज़रूरी है किसी भी सेल के अंदर। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ कैलकुलेशन भी दिए हुए हैं। जैसे हम पहले ई एस्चर्चिया कोलाई की अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर इसकी बेस पेयर होता है। और इसको हम जब अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर सॉरी। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एस्चर्चिया कोलाई का जो डीएनए की लंबाई आएगी ना 1.3 मिलीमीटर आएगा। और जो एस्चर्चिया कोलाई जो खुद का सेल होता है ना वो 1 माइक्रोन का होता है, यानी 1 माइक्रोन के अंदर 1.3 मिलीमीटर का डीएनए कैसे अट सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसकी पैकेजिंग करनी जरूरी है। अब अगर हम डीएनए की बात करें, अपने डीएनए की बात करें, अपने ह्यूमंस की अगर बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो लंबाई होती है वो करीब 2.2 मीटर होता है डीएनए की लंबाई। और अगर जो एक सेल का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन होता है। अब 1 माइक्रोन में 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे घुसेगा, इसलिए उसको काफी ज्यादा पैकेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे दो बातें आ जाएंगे, एक यूकैरियोट्स में देखना कैसे पैकेजिंग होता है और प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होता है। यूकैरियोट्स में अगर पैकेजिंग देखें, इसमें डीएनए होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड होता है। कौन सा? एक होता है इसमें अर्जिनाइन और लाइसिन, और इसके साथ नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी होता है और आरएनए भी होता है। इन चारों को मिला दो तब जाकर के बनता है एक यूकैरियोट्स का डीएनए। अब अगर आप गौर से समझे इसमें, तो इसमें जो बेसिकली जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना वो ऑक्टामर के शेप में होता है। ऑक्टामर कोर बोलते हैं उसमें, 4 आगे से और 4 पीछे से। और इसमें जो डीएनए होता है ना 1/3/4 टर्न इसमें लपेटा हुआ रहता है। और एक H1 लिंकर आता है, उस H1 लिंकर से ये दोनों तरफ से इसको ज्वाइंट कर लेता है। इस पूरे को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी में इसका फोटो देख पा रहे होंगे ना, तो वहां पे आपको दिखा मिलेगा बिट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि बिट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयर्स, यानी कि आपको एक धागे में बिट्स जैसा आपको अपीयर जैसा देखने को कुछ मिलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में इसका फोटो बाकायदा अच्छे तरीके से दिया भी हुआ है। अगर मैं आपको और डिटेल से इसको समझाऊं ना, तो जैसे कि एक डीएनए है। अब डीएनए ना और कंडेंस्ड होता है। अब ये इसमें क्रोमैटिन में बदल जाता है ये। अब उसी में जो होता है वो एक 1/3/4 टर्न में लपेटा हुआ रहता है, न्यूक्लियोसोम पूरा बना करके जाते हैं।
अब बेसिकली जो डीएनए होता है उसका अगर डायमीटर देखेंगे ना आप, वो 2 नैनोमीटर का होता है। ध्यान से याद रखिएगा, 2 नैनोमीटर का होता है एक आपका डीएनए, उसका डायमीटर बेसिकली। लंबाई डीएनए की 2.2 मीटर होती है, मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ, 2 नैनोमीटर की होती है। अब ये क्वाइल्ड होता है, कंडेंस्ड होता है और बना लेता है क्रोमैटिन, और ये करीब हो जाता है करीब यहाँ पे 11 से 14 नैनोमीटर का डायमीटर का बन जाता है। और कंडेंस्ड होता है ये, और इसमें कंडेंस्ड होता है और ये बना लेता है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अगर डायमीटर की बात करें तो ये हो जाता है करीब 30 नैनोमीटर की। अब ये और कंडेंस्ड होता है और बना लेता है सुपर सोलेनॉइड। इसकी जो डायमीटर होती है वो करीब 300 नैनोमीटर हो जाती है। उसके बाद फिर और ये कंडेंस्ड होता है और बना लेता है क्रोमैटिड। जब आप सेल साइकिल में पढ़ेंगे G1, S और G2, S में ना डीएनए डबल हो जाता है। अब इसी में बन जाता है पूरी तरह से क्रोमोजोम, जिसको 2 सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए यहाँ पे डबल हो गया, कॉपी बन गया इसको। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये जो पूरा क्रोमोजोम बाकायदा बना है ना, ये करीब 1400 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। कहाँ 2 नैनोमीटर का एक डीएनए एक बाकायदा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बन जाता है, और बन जाता है ये 1400 नैनोमीटर का। कितना ज़्यादा गैप है, यानी कि पहले बनता है इसमें अगर आप देखें तो डीएनए होता है, फिर क्रोमैटिन में चेंज होता है कंडेंस्ड होकर के, फिर ये कंडेंस्ड और होता है सोलेनॉइड बनाता है, और कंडेंस्ड होकर के सुपर सोलेनॉइड बनाता है, और कंडेंस्ड होकर क्रोमैटिड बनाता है, और कंडेंस्ड होकर के बाकायदा एक क्रोमोजोम बन जाता है। अगर आप दिमाग में और अच्छे से इसको पिक्चर क्लियर करें तो ये फोटो आप जैसे देख पा रहे होंगे, तो आपको एक डीएनए देखिए कैसे क्रोमोजोम में चेंज हो गया, इस टाइप से आपको दिखेगा। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डीएनए होता है और नॉन हिस्टोन होता है। इसमें हिस्टोन नहीं होगा, नॉन हिस्टोन होता है। बेसिक प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन होता है इसमें। इसी बेसिकली इसको पॉलीअमीन्स बोला जाता है। तो डीएनए प्लस पॉलीअमीन्स, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये हो गए यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की बात, यानी कि ऐसे डीएनए रखा होता है, ऐसे पैकेज्ड होता है। अब बात करते हैं हम लोग आरएनए के बारे में। अब ये जो आरएनए होता है ये राइबोस शुगर होगा इसमें, यानी कि वही 5 मेंबर का कार्बन होगा इसमें, और इसमें OH पूरा लगा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा ही होगा। और इसी के दूसरे कार्बन से OH से O निकल जाता है ना, तो वह डीऑक्सी बन जाता है जो डीएनए में होता है। यानी कि यहाँ पे राइबोस शुगर होगा और फॉस्फेट होगा और नाइट्रोजन बेस भी होगा। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन भी होगा, पिरामिडिन भी होगा। अब ध्यान देखिएगा, पिरामिडिन में यहाँ पे थाइमिन नहीं आता, यहाँ पे यूरिसिल आता है। देखिए थाइमिन और यूरिसिल की अगर हम बात करें ना, तो बेसिकली ना यूरिसिल का स्ट्रक्चर बना, चूंकि पिरामिडिन है तो पहले आप 6 मेंबर बना दो इसमें, और फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन जुड़ेगा, और सेकंड और फोर्थ पे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसका जो 5वें नंबर का जो मेंबर है ना, वहाँ पे ना मिथाइल जुड़ जाता है। यानी कि पहले आप एक यूरिसिल बनाओ और उस यूरिसिल में 5वें नंबर के पास CH3 यानी कि मिथाइल जोड़ दो, उसको बोल देते हैं थाइमिन। यानी कि थाइमिन इज द मिथाइलेशन ऑफ यूरिसिल। ये तो हो गई आपकी यूरिसिल और थाइमिन की बात। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो एक ही से mRNA, tRNA और RNA बन जाता है। अब ये mRNA, RNA, tRNA क्या होता है? बेसिकली जो mRNA होता है ना, ये मैसेंजर RNA बोलते हैं इसको। बेसिकली यही डीएनए का इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, जिससे अमीनो एसिड बनता है, प्रोटीन बनता है। और जो tRNA होता है इसको ट्रांसफर या फिर इसी को एडेप्टर मॉलिक्यूल्स या फिर इसको सॉल्यूबल RNA बोलते हैं। किसको? RNA को ही सॉल्यूबल RNA या फिर एडेप्टर RNA बोलते हैं। अब तीसरा बेसिकली यही जो होता है इस अमीनो एसिड चुन चुन करके लाता है। और एक लास्ट में आता है इसका आपका rRNA। आपको और समझ में आएगा, इस चैप्टर को जब पूरा पढ़ लोगे ना तो और अच्छे से आपको जब और समझ में आएगा। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। mRNA, rRNA और tRNA पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। इसी के बारे में पढ़ना ही है इस चैप्टर में। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर आप देखें, यानी कि प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसी से mRNA, rRNA, tRNA बन जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स यानी कि हम लोगों में जो होता है, यहाँ पे 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज टाइप 1, आरएनए पॉलीमरेज टाइप 2 और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3। आरएनए पॉलीमरेज टाइप 1 से बनता है rRNA, और जो दूसरा हो गया आरएनए पॉलीमरेज टाइप 2 से बनता है आपका mRNA या फिर hnRNA। hnRNA को इनमेच्योर RNA बोलते हैं। आगे समझ में आएगा आपको कि hnRNA क्यों बोलते हैं उसको, क्या होता है ये। तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3। इससे बेसिकली काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछता है। जो आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3 है, इसे बनता है tRNA, snRNA, scRNA और 5s RNA।
अब ये तो हो गई आपकी आरएनए की बात। अब हम लोग समझते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब ये क्या होता है, यानी कि आज हम लोगों को पता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, पहले लोगों को नहीं पता था। तो पहले इन्होंने कैसे पता लगाया उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, तब जाकर के पता लगा होगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। 1928 की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसमें क्या था, उन्होंने एक चूहे को लिया और एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया लिया। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस इसका हो गया जीनस और निमोनी हो गया इसका बेसिकली स्पीसीज। आप याद रखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में यही निमोनिया करता है। अब इसके ना दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है आर स्ट्रेन जिसको रफ स्ट्रेन बोलते हैं और एक होता है एस स्ट्रेन जिसको स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। स्मूथ स्ट्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना पॉलीसेकेराइड का एक चिकना सा कोट बन जाता है। अब जब ये कोट बन जाता है ना, इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, तो ये किसी बॉडी में अगर घुसता है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में एंट्री लेता है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, इसमें चूंकि एक पॉलीसेकेराइड का कोट बना हुआ है, तो उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। किसका काम नहीं करता है, होस्ट का, जिसके अंदर ये घुसेगा। इसलिए ना ये बच जाता है और ये पैथोजेनिक होता है और उस ऑर्गेनिज्म को ये बीमार कर देता है, डिजीज कर देता है। और ये जो आपका आर स्ट्रेन है ये रफ होता है, इसमें कोई ऐसा पॉलीसेकेराइड का कोई कोट नहीं बनता, तो ये पैथोजेनिक नहीं होता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली एक ना आर स्ट्रेन का ना जिंदा लाइव आर स्ट्रेन ले लिया और लाइव आर स्ट्रेन को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब इंजेक्ट करेगा, आपको मैंने पहले ही बताया, जो आर स्ट्रेन होता है ये बीमार नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं बना हुआ है। अब इस बार क्या होगा, चूहा जिंदा रहेगा, चूहा जिंदा रहता है। दूसरा बार उन्होंने क्या किया कि जो जिंदा एस स्ट्रेन डाल दिया, यानी कि लाइव एस स्ट्रेन डाल दिया। किसके अंदर, चूहे के अंदर। अब आपको पता है कि अगर हम लाइव एस स्ट्रेन डालेंगे तो बेसिकली ये जो पैथोजेनिक है, अब उस चूहा को बीमार करेगा और चूहा मर जाएगा। अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि ये जो है ना काफी किल्ड कर दिया, यानी कि गर्म हीट किल्ड कर दिया इस एस स्ट्रेन को। फिर जाकर के जब चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा रहा। ऑब्वियस है जिंदा रहेगा ना, क्योंकि इसको किल करके दिया है। अगर जिंदा डालता तो अभी देखा आप लोगों ने, डाइड हो गया, वो डेड हो गया। अब चौथी बार उन्होंने क्या किया कि इसमें लीव आर स्ट्रेन को डाल दिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाल दिया। ध्यान समझिएगा, जब लीव आर स्ट्रेन आप डालोगे तो उसमें अगर हम लोग लीव आर स्ट्रेन डाले दिए तो पैथोजेनिक नहीं है, तो चूहा जिंदा रहेगा। अब इसमें किल्ड एस स्ट्रेन डाले हैं तो इसमें भी जिंदा था, तो ये दोनों में मिला करके डालेंगे तो जिंदा ही रहना चाहिए ना, लेकिन चूहा मर गया। और चूहा मर गया और ऊपर से एस स्ट्रेन रिकवर भी हो गया। अब कोई मरी हुई चीज थोड़ी ना जिंदा होती है। अब साइंटिस्ट भौचक्के रह गए कि ये क्या हो गया भाई, अगर हम किल्ड करके अकेला अगर हम डाल रहे हैं, ध्यान समझिए, अगर हम लीव आर स्ट्रेन को, जिंदा आर स्ट्रेन को डाल रहे हैं किसी चूहे के अंदर, तो चूहा जो है जिंदा है, क्योंकि आर स्ट्रेन बीमार नहीं करता। और अगर हम जिंदा एस स्ट्रेन को डाल रहे हैं तब चूहा मर जा रहा है क्योंकि बीमार कर रहा है। अगर वही एस स्ट्रेन को जो हम किल्ड करके डाल रहे हैं, मतलब मार करके डाल रहे हैं, तब वो मर जा रहा है, सॉरी जिंदा रह रहा है, क्योंकि उसको मार करके ही ना उस स्ट्रेन को डाले हैं, तो वो तो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर हम जब कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन किसका, लाइव एस स्ट्रेन का, ये तो बीमार करता नहीं है, इस केस में तो जिंदा ही रहेगा। और साथ में जब हम किल्ड एस स्ट्रेन करके डालेंगे तो मर चुका है ये एस स्ट्रेन, तो उसको बीमार नहीं करना चाहिए ना, मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब कॉम्बिनेशन डालते हैं तो मर जाता है। भौचक्के हो गए। तब जाकर के उनको समझ में आया कि उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा है इस एस स्ट्रेन के अंदर कि ये आर स्ट्रेन के पास जाता है और उसको फिर से ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये बात यही खत्म हो गई। फिर जाकर के 1933 से 1944 में तीन साइंटिस्ट, ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैकार्टी, तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोकेमिकल कैटेगराइजेशन किया। यानी कि जो ग्रिफिथ ने जो प्रिंसिपल दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसी का बायोकेमिकल कैटेगराइजेशन कर दिया। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें ना तीन इसमें ले आए वो अपना परख नली, यानी कि टेस्ट ट्यूब। अब उसमें ना लाइव आर डाल दिए, तीनों में लाइव आर डाल दिए। अब देखिए कंपटीशन किसमें है, कंपटीशन जेनेटिक मटेरियल में, कार्बोहाइड्रेट में तो है नहीं, ऊपर से फैट में भी नहीं है। कंपटीशन तीन चीज़ों में है, या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो तीन टेस्ट ट्यूब लिए, उसके अंदर आर स्ट्रेन डाल दिए तीनों, उसके बाद फिर क्या किए, इन तीनों को डाल दिए एक एक में, यानी कि इसमें प्रोटीन एक में डाल दिए, एक में डीएनए डाल दिए और एक में आरएनए डाल दिए। किसका डीएनए आरएनए डाल दिए, बेसिकली ये जो रिकवर्ड किए हुए थे ना। अब रिकवर्ड जो एस स्ट्रेन, अब बोलिएगा
1928 में रिकवर किए थे, 1933 में कैसे रिकवर हो गया, फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके अंदर आर स्ट्रेन इन दोनों के अंदर डाल दिया, तो पता चला कि जिसके अंदर डीएनए है उसी डीएनए के अंदर आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में चेंज हो गया। अब इसको डबल प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 3 फिर से लेकर के आए टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर तीनों चीज़ मिला दिए। क्या मिला दिए, एक लिए उसके अंदर आर स्ट्रेन भी मिला दिए और जो रिकवर करके आया था रिकवर एस स्ट्रेन भी डाल दिए और बाजार से खरीद करके प्रोटीएज एंजाइम ला दिए। एक डब्बा खत्म, दूसरा डब्बा फिर से लाए, उसके अंदर डीएनएज डाल दिए, उसके अंदर रिकवर्ड एस स्ट्रेन डाल दिए और आर स्ट्रेन डाल दिए, दूसरा भी खत्म। तीसरा आया, तीसरे के अंदर फिर से डाल दिए इसमें आरएनएज बाजार से खरीद करके, फिर उसमें डाल दिए एस स्ट्रेन रिकवर्ड वाला और आर स्ट्रेन। यानी कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में क्या है, लाइव आर स्ट्रेन है, रिकवर्ड एस स्ट्रेन है और डीएनएज है, एक हो गया। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 इसके अंदर क्या है, आरएनएज है, इसके अंदर आपका मिल जाएगा रिकवर्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन। तीसरा बात करें तो इसके अंदर प्रोटीएज है, इसके अंदर रिकवर्ड एस स्ट्रेन है और आर स्ट्रेन है। अब इसमें बेसिकली इन्होंने क्या देखा, अब ये डीएनएज है, अब ये डीएनएज तो डीएनए को तोड़ देगा ना, तो डीएनए तोड़ दिया। अब जब डीएनए तोड़ दिया तो इसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में नहीं कवर्ड हुआ क्योंकि डीएनएज एंजाइम में डीएनए को ही खत्म किया था। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों में तो इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आरएनएज और प्रोटीएज है। अब आरएनएज तो आरएनए को तोड़ेगा ना, डीएनए को तो रहने दिया इसलिए ट्रांसफॉर्म हो गया, और प्रोटीएज तो प्रोटीन को तोड़ देगा, डीएनए और आरएनए दोनों को छोड़ देगा, लेकिन डीएनए तो मौजूद है इसलिए वहाँ पे फिर से वो ट्रांसफॉर्म हो गया। इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक सुर में ना पूरी दुनिया वाले नहीं मान रहे थे, सारे साइंटिस्ट नहीं मान रहे थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर बाद में जाकर के 1952 में एक ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ। कौन किया था, हर्शे एंड चेज ने किया था, और इन्होंने कंप्लीटली ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे किया, ये क्या है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में समझिए। अब इन्होंने ना एक ऐसा वायरस बनाया जो बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अभी जो बैक्टीरियोफाज वायरस है ना, इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा जो यही आगे भेजता है, आगे ट्रांसफर करता है, और इसके अंदर प्रोटीन का कोट होगा। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर तो न्यूक्लियोटाइड होगा। अब न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसके अंदर फॉस्फेट भी मिलेगा। अभी जो फॉस्फेट मिलेगा तो P32 वाला रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया इसमें, यानी कि P32 रेडियो एक्टिव होता है, एक्सरे डालने पे ये चमकता है, तो ये P32 वाला फॉस्फेट इसमें यूज कर दिया। और दूसरा इसका प्रोटीन है, इस प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। अब इस सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में S35 रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया। अब रेडियो एक्टिव है तो अगर हम इसमें एक्सरे डालेंगे तो ये चमकेगा, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर P32 यानी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर P32 मिल गया जो रेडियो एक्टिव लेवल्ड है, और सल्फर 35 मिल गया, S35 मिला, ये भी रेडियो एक्टिव लेवल्ड है। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली एग्जाम में ना पूछता भी है कई बार कि ये इसके क्या स्टेप्स हैं। तो पहली बार क्या किया कि इस बैक्टीरियोफाज को ई कोलाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट कराया गया। तो पहले क्या किया गया, इन्फेक्शन कराया गया। जैसे ही इन्फेक्ट कराया तो ये जो बैक्टीरियोफाज है ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है आगे ट्रांसफर कर दिया। जब जैसे ही ट्रांसफर किया फिर आगे जाकर के इसकी ब्लेंडिंग हुई। ब्लेंडिंग मतलब पूरा तरह से इसको मिक्स किया गया। जब मिक्स करने के बाद, ब्लेंडिंग करने के बाद फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, यानी कि जोर जोर से घुमाया गया। और जब जोर जोर से किसी चीज को घुमाओगे ना तो जो भारी वाली चीज है ना वो नीचे दब जाएगी और जो हल्की वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी। यानी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया है, ये भारी होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो भारी होगा, वो नीचे दब जाएगा। अब इसमें एक्सरे डालेंगे तो जो चीज चमकेगा हम समझ जाएंगे वही जेनेटिक मटेरियल है। तो जब उसके अंदर एक्सरे डाला गया तो नीचे जो आया वो एक्चुअली इसमें P32 वाला जो रेडियो एक्टिव लेवल्ड है वो चमकने लगा। इससे ये बिल्कुल कंप्लीटली प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए को ही आगे भेजता है। अब वही दूसरी तरफ अगर सेंट्रीफ्यूज करके देखेंगे तो ऊपर वाले में चमक रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें S35 लगा हुआ था, तो S35 ऊपर ही रह गया, क्योंकि ये प्रोटीन वाला पार्ट ऊपर ही रह गया, इसलिए जब एक्सरे डाला गया तो ये ऊपर की तरफ चमका। ये समझ में आ गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये कौन दिया था? ये दिया था हर्शे एंड चेज ने 1952 में ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के साथ। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला
इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि ये रेप्लिकेट कर सके, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट सके, एक से दूसरा ये बना सके, अपने जैसा रेप्लिकेशन करके बना सके। दूसरा इसमें होता है, इसके अंदर ना स्ट्रक्चरल और केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इसमें म्यूटेशन भी होना चाहिए, और म्यूटेशन होना भी चाहिए, और स्लोली म्यूटेशन होना चाहिए। और अगर देखें ना, तो जो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें लाइक क्यूबेबैक्टीरियोफाज, टोबैको मोजाइक वायरस, इन सब में क्या होता है कि आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देगा कि डीएनए मोर स्टेबल क्यों है आरएनए के कंपेयर में, तो उसका जवाब ये है कि जो डीएनए होता है ना, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगर आप आरएनए देखोगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब क्या होता है कि डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। थायमिन मोर स्टेबल होता है केमिकली यूरेसिल के कंपेयर में। अब क्या होता है कि इसमें ना जो OH होता है, जो राइबोस शुगर आरएनए में होगा, इसलिए तो उसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब उसके अंदर जो OH होता है ना, वो मोर रिएक्टिव होता है, किसी के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, इसलिए वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए वो मतलब उतना स्टेबल नहीं हो पाता। लेकिन ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज है, तो वो O से पहले ही इसमें रिमूव कर लिया जाता है, तो ये लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आरएनए। अब डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ये काफी ज्यादा स्टेबल भी होता है। आप इसको हीट दोगे ना तो जल्दी से ये टूटेगा नहीं, अनस्टेबल नहीं होगा। लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो जल्दी रिएक्टिव होता है, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। अब हम लोग समझते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए वर्ल्ड क्या है? बेसिकली क्या है ना कि पहले लोग ये मानते थे, एक्चुअली दिमाग में पहले ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले इस दुनिया में क्या आया था, आरएनए आया था कि डीएनए आया था। अगर आपका आंसर डीएनए होगा तो आप ऐसा समझो कि डीएनए से जब डीएनए बनता है, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन आगे हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है रेप्लिकेशन। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसमें एंजाइम लगते हैं, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब प्रोटीन तो तभी बनेगा ना जब आरएनए बनेगा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जब प्रोटीन बना ही नहीं पहले, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा? इसलिए ये माना जाता है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था इस दुनिया में वो आरएनए था। फिर आरएनए में धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ, फिर वो डीएनए हो गया। चूंकि डीएनए मोर स्टेबल है, इसलिए डीएनए का ज्यादा बोलबाला हो गया इस दुनिया के अंदर। इसलिए जो मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया वो डीएनए हो गया कंपेयर टू आरएनए। अब बेसिकली इसमें आप पढ़ोगे ना, एक सेंट्रल डोगमा होता है। अब सेंट्रल डोगमा क्या होता है? एक रूल है कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी है ना, तो पहले वो आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, और जब डीएनए से आरएनए बोलता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब इन सारी चीज़ों को के बारे में हम लोगों को पूरा आगे समझना है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप दबा देंगे तो नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा 1-2 दिन में तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।